वेपर स्टेट में कन्वर्ट हो जाएंगे। मतलब आपको बहुत हाई टेम्परेचर तक जाने की जरूरत नहीं। जहां 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे जब ये दोनों जो है कॉन्टैक्ट में थे, तब आपको 100 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर देना पड़ रहा था। अब आपने प्रेशर गिरा दिया। नाउ व्हेन यू डिक्रीज्ड द प्रेशर, जब आपने प्रेशर गिरा दिया, मॉलिक्यूल एक दूसरे से थोड़ा दूर हो गए। अब आपको ज्यादा टेम्परेचर बढ़ाने की जरूरत नहीं, आप हल्का सा भी टेम्परेचर बढ़ाओगे, ऑलरेडी वो दूर दूर बैठे हैं, उनके अंदर ब्रेकिंग हो जाएगा और वो आराम से गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाएंगे। कुछ समझ में आ रहा है मैंने क्या समझाया? Yes. समझा व्हाट आई सेड? Yes. Yes. So this is what happens कि जैसे जैसे आप प्रेशर डिक्रीज करते जाते हो, आपका बॉइलिंग पॉइंट गिरता हुआ जाता है। क्यों? क्योंकि मॉलिक्यूल्स के बीच की बॉन्डिंग इतनी स्ट्रांग नहीं रह जाती प्रेशर कम होने के बाद, वो दूर दूर आराम से बैठते हैं। जब प्रेशर कम हो गया है, आप हल्का सा भी अगर टेम्परेचर बढ़ाकर एनर्जी दोगे, वो फटाक से लिक्विड से गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाएंगे। समझ में आया व्हाट आई सेड? समझा? दिस इज व्हाट हैपेंस। ठीक है, एक काम करते हैं, मैं आपको 5 मिनट का टाइम दे रही हूँ, वापस से ये पूरा फ्यूजन का पढ़ के लो, जरा फेज डायग्राम पढ़ के लो। स्टार्ट रिवाइजिंग करना स्टार्ट करो, रिवाइज करना स्टार्ट करो। कोई टाइम पास नहीं करेगा प्लीज, क्योंकि अगर मैंने किसी को पूछ दिया और नहीं आया ना, तो फिर तुम लोग देखो, फिर यही फ्यूजन कर तुम लोग 50 बार लिखोगे घर पे बैठ के। और मैं ये चीज दे सकती हूँ, अगर आपके किसी आप सीनियर्स के कांटेक्ट में हो तो प्लीज जरा मेरे बारे में पूछ लेना, वो बता देंगे आपको। स्टार्ट रिवाइजिंग एवरीवन, रिवाइज करना स्टार्ट करो। मुझे पूरा चेंज इन फेज अभी का अभी पढ़ के चाहिए। चलो पढ़ना स्टार्ट करो हर कोई। जब तक आप मुझे चेंज इन फेज पढ़ के नहीं दोगे, तब तक मैं आगे नहीं बढ़ाऊंगी। स्टार्ट लर्निंग एवरीवन, पढ़ना स्टार्ट करो, समझना स्टार्ट करो। सिर्फ लर्न नहीं करना है, समझना भी है। आपको उस कर्व का हर एक छोटे से छोटा पार्ट आना चाहिए। स्टार्ट लर्निंग, स्टार्ट रिवाइजिंग, स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग, करना स्टार्ट करो। व्हाट्स द टाइम नाउ? टाइम इज 2:20। आई विल टेक योर ओरल एट 2:25। 5 मिनट है आपके पास, पढ़ना स्टार्ट करो। और मुझे आंसर नहीं मिला तो आप पूरा फेस डायग्राम आप पूरा 20 का 20 टाइम्स लिखने वाले हो। You have to write that whole phase diagram by 20 times. और नहीं लिख के आओगे तो मैं मेरे बैच में नहीं लूंगी, मेक इट क्लियर।
हो गया सबका पढ़ के? यस मैम। व्हाट अबाउट अदर्स? प्रतिभा मैम, आर यू देयर? प्रतिभा मैम, प्रतिभा मैम, आर यू हेलो, देयर? हाँ हाँ बोलिए। माधुरी मैम, थोड़ी देर के लिए रिकॉर्डिंग ऑफ कर दीजिए, मैं इनका ओवरऑल टेम्परेचर ग्रेडियंट के बारे में लास्ट टाइम देखा था, अब हम उसी से रिलेटेड कुछ और देखने वाले हैं, दैट इज कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। यहाँ पर हम ओम्स लॉ से अपनी बहुत सारी चीजें कंपेयर करने वाले हैं। वी आर गोइंग टू कंपेयर ओम्स लॉ विद आवर कंडीशंस, और यहाँ पर बहुत सारे कनेक्शंस आपको ओम्स लॉ जैसे मिलेंगे। मीन्स हम लोग एनालॉजी लेने वाले हैं ओम्स लॉ की। यहाँ पर ओम्स लॉ ही है ऐसा नहीं है, बट यहाँ पर ओम्स लॉ का हम हेल्प लेंगे इस चीजों को समझने के लिए। नाउ वी हैव अ क्यूब with the two faces. Actually there are 8 phases in cube, but हम लोग 2 phases के across temperature difference create करने वाले। So there is a cube, okay, जिसका एक फेज हमने टेम्परेचर T1 पे रखा है और दूसरा फेज हमने टेम्परेचर T2 पे रखा हुआ है। ओके, नाउ हियर T1 इज ग्रेटर देन T2। एक फेज को मैंने हायर टेम्परेचर पे रखा है और दूसरे फेज को मैंने थोड़ा लोअर टेम्परेचर पे रखा है। मेरा जो हीट है वो हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ जो है वो फ्लो होगा। एंड व्हाट वाज ऑब्जर्व, क्या ऑब्जर्व किया गया कि ये जो हीट फ्लो हो रहा है, द अमाउंट विच इज द क्यू अमाउंट विच इज फ्लोइंग, क्यू इज द हीट अमाउंट, ये जो फ्लो हो रहा है दिस क्यू, इट वाज ऑब्जर्व एक्सपेरिमेंटली दैट क्यू जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एरिया को। कितना बड़ा एरिया है उतना ज्यादा हीट फ्लो होगा। मतलब अगर मैंने इससे बड़ा मटेरियल लिया होता साइज में तो मेरा हीट फ्लो और ज्यादा होता। तो इट वाज ऑब्जर्व that the heat which is flowing from this particular phase, from phase 1 to phase 2, ये जो phases से मेरा heat flow हो रहा है, it was directly proportional to the area, कितने कितने area का phase है। Second, it was observed that it is directly proportional to the time, ये जो है ये कितने टाइम के लिए आप रेडिएशंस कर रहे हो, कितने टाइम के लिए रेडिएशन हो रहा है, that is what is observed, that the amount of heat flowing is directly proportional to the time also, okay, for which the heat is flowing. Second, it was observed कि जो आपका हीट फ्लो हो रहा है T1 से T2, it was also directly proportional to the temperature difference। ये तो हमने न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग से भी देखा। दोनों के बीच में कितना टेम्परेचर डिफरेंस है वो आपका अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफर बताता है। अगर ज्यादा है तो हीट ज्यादा ट्रांसफर होगा, अगर कम डिफरेंस है तो हीट बहुत स्लोली स्लोली ट्रांसफर होता है। ये चीज हमने पीछे न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग से भी देखा था। एंड द लास्ट which is observed, it is inversely proportional to the distance between the two faces। फेसेस के बीच में डिस्टेंस जितना ज्यादा होगा हीट फ्लो का अमाउंट उतना कम होगा, क्योंकि उसको काफी बड़ा डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाने के लिए। ओके, सो दिस वाज द रिलेशन व्हिच वाज ऑब्जर्व दैट क्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया। कितना बड़ा एरिया है उस हिसाब से, अगर ज्यादा एरिया का बड़ा ऑब्जेक्ट है तो क्यू भी ज्यादा फ्लो होगा। इट वाज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टाइम इन विच द हीट इज फ्लोइंग। अगर ज्यादा टाइम हीट फ्लो हो रहा है, ज्यादा टाइम ले रहा है हीट फ्लो होने के लिए, मतलब हीट का अमाउंट ज्यादा है। क्यू का अमाउंट अगर ट्रांसफर होने के लिए ज्यादा टाइम ले रहा है, इट्स मीन्स कि क्यू का अमाउंट इज वेरी हाई, तभी वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट जाने में बहुत ज्यादा टाइम या बहुत ज्यादा कंजम्पशन का बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूम कर रहा है। सो हीट फ्लो इज मैक्सिमम व्हेन द टाइम इज मैक्सिमम। अगर बहुत ज्यादा टाइम के लिए हीट फ्लो हो रहा है इसका मतलब क्यू का अमाउंट बहुत ज्यादा है फ्रॉम गोइंग फ्रॉम वन फेज टू अनदर फेज। अगर कम अमाउंट होता क्यू का, हीट का अमाउंट कम होता तो वो फटाफट फ्लो हो जाता। बट अगर टाइम ज्यादा लग रहा है पूरा क्यू अमाउंट को यहाँ से यहाँ जाने के लिए, इसका मतलब यहाँ से जो क्यू अमाउंट रेडिएट हो रहा है वो बहुत ज्यादा है, पूरा खत्म होने के लिए उसको काफी अच्छा खासा टाइम लग रहा है। क्यू अमाउंट जो रेडिएट हो रहा है, अगेन इट डिपेंड्स ऑन द डिफरेंस ऑफ द टू टेम्परेचर्स, कि दोनों टेम्परेचर्स के बीच में कितना डिफरेंस है वो भी आपका क्यू अमाउंट डिसाइड करता है। सॉरी, ये टेम्परेचर डिफरेंस भी आपका क्यू अमाउंट को डिसाइड करता है। कि अगर टेम्परेचर डिफरेंस ज्यादा है तो आपको पता है, हमने पीछे ही देखा था कि अगर टेम्परेचर डिफरेंस ज्यादा होता है तो फटाफट जो है वो क्यू बहुत लार्ज अमाउंट में क्यू ट्रांसफर होता है। एक बार टेम्परेचर डिफरेंस कम हो गया फिर बहुत धीरे धीरे हीट ट्रांसफर होता है, चीजें बहुत धीरे धीरे ठंडी होती है।
एंड Q इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू X। अगर इनके बीच का डिस्टेंस बहुत ज्यादा बड़ा है तो Q, पूरे अमाउंट ऑफ Q को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाने के लिए काफी, मतलब the amount of Q that will be transferred from one point to another point will be less. Okay, क्योंकि एक ही अमाउंट इस यहाँ से जो भी निकल रहा है उसको काफी बड़ा डिस्टेंस कवर अप करना पड़ रहा है. So it is inversely proportional to the length between the two phases. Okay, एरिया बड़ा where the रहेगा length तो लेंथ भी बड़ा ही रहेगा ना. जरूरी नहीं है ना. एरिया अगर इस फेज का बड़ा है, इफ द एरिया ऑफ दिस फेज इज हाई, तो क्रॉस सेक्शन, मैंने क्रॉस सेक्शन का एरिया बोला, मैंने कभी ऐसा नहीं बोला टोटल एरिया मैंने नहीं बोला. आई टॉक्ड अबाउट द एरिया ऑफ दिस फेज. मैंने इस फेज Yes. के एरिया की बात की है. Yes, तो समझा. फेज का एरिया बड़ा है इसका मतलब जरूरी नहीं है ना कि दोनों के बीच का डिस्टेंस भी बड़ा हो. मैंने टोटल एरिया की बात ही नहीं की है. ठीक है, फेज के एरिया में क्रॉस सेक्शन एरिया की बात कर रही हूँ, जहां से हीट रेडिएशन होने वाला है, जिस फेज से हीट रेडिएशन होने वाला है. तो अगर दो फेजेस के बीच में डिस्टेंस इज क्वाइट बिग, अगर डिस्टेंस बहुत बड़ा है तो ऑफ कोर्स जो हीट रेडिएशन होगा वो बहुत स्लोली एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे ट्रांसफर होगा, क्योंकि उसको काफी बड़ा डिस्टेंस कवर करना पड़ रहा है. होप यू आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ? आपको समझ में आता है ना मैं क्या समझाती हूँ स्टूडेंट्स? Yes. मुझे तो ऐसा फील नहीं हो रहा है आप लोगों का रिएक्शन देख के कि आप लोगों को फिजिक्स जैसा कुछ समझ में आ रहा है. आपको ये समझा Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया. अगर Yes, इसका ma'am. एरिया, इस फेज का एरिया बड़ा होगा तो ज्यादा हीट फ्लो. Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम. अगर बहुत ज्यादा Yes. टाइम तक हीट फ्लो हो रहा है तो मतलब Q का अमाउंट ज्यादा है. Yes. Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर डिफरेंस. टेम्परेचर डिफरेंस ज्यादा होगा तो Q बहुत ज्यादा फ्लो होगा. Yes. Yes. Q इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू X. मतलब अगर इन दोनों के बीच का डिस्टेंस काफी दूर है तो आपके Q को ट्रेवल, जो आपका Q का अमाउंट ट्रेवल होने वाला है और इस फेज तक आने वाला है, वो कम होता जाएगा. जितना ज्यादा Yes. दूरी होगी आपका Q का अमाउंट उतना लेस होता जाएगा. Yes. Yes, ma'am. समझा. तो दिस वाज द रिलेशन ऑब्जर्व. और जब इन सबको साथ में रखा गया तो इट वाज ऑब्जर्व दैट Q वाज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया इनटू टाइम इनटू T1 minus T2 डिवाइडेड बाय X. दिस वाज ऑब्जर्व. एंड जब ये प्रोपोर्शनलिटी साइन निकालकर कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी डाला गया तो इट वाज Q इज इक्वल्स टू K इनटू A इनटू T, T1 minus T2 by X, where this K is called as constant of proportionality. और इसका जो नाम है कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, इसको जो नाम है, जब इसका नेचर देखा गया तो इट वाज एक्चुअली थर्मल कंडक्टिविटी. ये जो K है ये आपका थर्मल कंडक्टिविटी है. जैसे आपका नॉर्मल कंडक्टिविटी होता है, कंडक्टिविटी का मतलब क्या होता है? कितना करंट अलाउ कर रहा है पास करने के लिए. थर्मल कंडक्टिविटी का मतलब होता है अमाउंट ऑफ हीट अलाउड टू ट्रांसफर इन अ पर्टिकुलर Yes. मटेरियल. Yes, ma'am. सो थर्मल कंडक्टिविटी एंड कंडक्टिविटी, जैसे कि मैंने बोला कि आपको मैं ओम्स लॉ से बहुत सारी चीजें कंपेयर करने वाली हूँ. तो ये जो K है, ये K आपके कंडक्टर के कंडक्टेंस जैसा है. जो आपका मटेरियल, आपका कंडक्टर का कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी क्या बताता है कि वो कितना करंट को पास करने वाला है, कितना अलाउ करने वाला है करंट को. तो थर्मल कंडक्टिविटी ये बताता है कि कितना आपका सब्सटेंस हीट को अलाउ करने वाला है पास होने के लिए. करंट का कंडक्टिविटी करंट के रिलेटेड बताता है और हीट का कंडक्टिविटी हीट से रिलेटेड बताता है. सो दिस कंडक्टिविटी गिव्स यू और एक्सप्लेन्स यू दैट आपका पर्टिकुलर जो भी सब्सटेंस है वो कितना हीट अमाउंट को अपने अंदर से पास होने के लिए अलाउ कर रहा है. कुछ समझ में आया व्हाट इज थर्मल कंडक्टिविटी? समझा? Yes. अगर इफ आई एम सेइंग कि सम ऑब्जेक्ट इज अ गुड कंडक्टर, अगर कोई ऑब्जेक्ट गुड कंडक्टर है, इफ आई एम सेइंग दैट ऑब्जेक्ट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट, इट मींस दैट उसका थर्मल कंडक्टिविटी हाई होगा या लो होगा? Hi. हाई Yes, होगा. उसका थर्मल कंडक्टिविटी हाई होगा. इसका मतलब यह है कि वो अपने पर्टिकुलर सरफेस से बहुत ज्यादा हीट को अपने थ्रू पास होने के लिए अलाउ कर रहा है. समझा आपको? Yes, ma'am. समझा समझा. what I said? Yes. What about Yes. other boys? कुछ समझ में आ रहा है? देविका, कुछ समझ में आ रहा है? Yes. Okay, so Q is directly proportional to A into T, T1 minus T2 by X. मतलब जितना बड़ा सरफेस एरिया होगा उतना ज्यादा हीट फ्लो होगा. जितना ज्यादा टाइम के लिए फ्लो हो रहा है इसका मतलब Q का अमाउंट ज्यादा है. टेम्परेचर डिफरेंस अगर बहुत ज्यादा है तो भी Q अमाउंट बहुत ज्यादा ट्रांसफर होता है. और अगर दो फेजेस के बीच का लेंथ काफी बड़ा है इसका मतलब ये है कि
उस Q को ट्रेवल होने के लिए काफी बड़ा डिस्टेंस कवर करना पड़ रहा है। तो जितना आप दो फेजेस के बीच में डिस्टेंस बढ़ाते जाओगे, हीट फ्लो जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, उतना स्लोली वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक पहुंचेगा, क्योंकि डिस्टेंस जितना बड़ा होगा दोनों के बीच में, एक पॉइंट से दूसरा पॉइंट पहुंचने के लिए उसको उतना ज्यादा जो है वो हीट रेडिएशंस करना पड़ेगा। सो अगर डिस्टेंस ज्यादा है, इसका मतलब यह है कि Q के डिसिपेट होने का चांसेस भी बहुत ज्यादा होता है। सो द अमाउंट ऑफ हीट पासिंग इन अ यूनिट टाइम, एक यूनिट टाइम में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने के लिए, इस फेज से इस फेज तक जाने के लिए, अगर जितना आप डिस्टेंस बढ़ाते जाओगे, इस पॉइंट से उस दूसरे पॉइंट तक में जो हीट ट्रांसफर होगा वो भी लेस अमाउंट होगा, क्योंकि एरिया इसके बीच का डिस्टेंस बढ़ने का मतलब है कि यहाँ पर जो हीट हर एक पॉइंट को मिलने वाली है वो कम कम होती जाएगी। द अमाउंट ऑफ हीट विच विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू ईच एंड एवरी पॉइंट विल बी रेड्यूस्ड। वहीं पे अगर छोटा सा डिस्टेंस है दोनों के बीच में, तो ज्यादा हीट को डिस्ट्रीब्यूट होने की जरूरत नहीं है। अगर आपने Q अमाउंट दिया है तो डिस्टेंस कम है, तो जो हीट डिस्ट्रीब्यूटेड होगा इसी पर्टिकुलर एरिया में ज्यादा हो जाएगा। समझ में आ रहा है मैंने क्या कहा? तो जैसे जैसे आप दो एरिया दैट इज लेंथ बढ़ाते जाओगे, आपका जो हीट डिस्ट्रीब्यूशन है, जो हीट रेडिएशन है, वो कम होता जाएगा, क्योंकि हीट डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ जाएगा, उसके लिए लेंथ बढ़ जाएगा। होप यू क्लियर व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। समझ में आ रहा है मैंने क्या कहा? Yes, ma'am. Yes. ओके, ठीक है। सो ये वाला कंसेप्ट जरा समझो कि डिस्टेंस बड़ा है तो क्यू का अमाउंट एवरी पॉइंट में कम हो रहा है। सिंपल सा फंडा है, दो लोग हैं, अगर आप क्यू का अमाउंट लेटर से 10 जूल्स है, तो आपने एक एक को 5-5 में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। बट वहीं पे अगर 10 लोग हैं और आपके पास सिर्फ 10 ही जूल है, तो हर एक पार्ट के पास सिर्फ कितना जाने वाला है? हाउ मच अमाउंट ऑफ हीट रेडिएशन विल गो? ओनली 1 जूल विल गो। One. तो जितना ज्यादा डिस्ट्रीब्यूशन, जितना ज्यादा लेंथ बढ़ता जा रहा है, अमाउंट ऑफ हीट रेडिएटेड इन अ यूनिट डिस्टेंस विल बी लेस। जो अमाउंट ऑफ हीट रेडिएशन हो रहा है वो कम कम होता जाता है। सो दैट इज व्हाट इट इज सेड कि अगर लेंथ बड़ा है दो फेजेस के बीच में, सो हीट रेडिएशन जो होगा उसका अमाउंट कम होता जाएगा। इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। दिस इज व्हाट इज ऑब्जर्व। नाउ प्रोपोर्शनलिटी साइन डाल के हमने निकालकर हमने K डाला, एंड दिस K इज कॉल्ड एज थर्मल कंडक्टिविटी। इसको हम थर्मल कंडक्टिविटी बोलते हैं। थर्मल कंडक्टिविटी का मतलब मैंने आपको अभी कंपेयर किया करके बताया कि जब करंट के टर्म्स में हम कंडक्टिविटी बोलते हैं तो कितना करंट वो अलाउ कर रहा है पास करने के लिए, और जब हम थर्मल वर्ड यूज कर रहे हैं, जब हम हीट के टर्म्स में बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब यह है कि कोई भी सब्सटेंस अपनी बॉडी में कितना हीट को अलाउ कर रहा है पास करने के लिए, दैट डिफाइंस द कंडक्टिविटी। इफ इट इज अ गुड कंडक्टर, मतलब वो ज्यादा हीट को और इजीली वो अपनी बॉडी से हीट को ट्रांसफर करने के लिए अलाउ कर रहा है, ज्यादा रेजिस्टेंस क्रिएट नहीं कर रहा है। समझ में आया व्हाट आई सेड? Yes. Yes. समझा मैंने क्या कहा? Yes. Okay, now let's understand about this thermal conductivity in heat. अभी हमने देखा, just now we observed that Q is equals to KAT into T1 minus T2 by X. Just now we observed that. अगर मैं K के टर्म्स में इसको निकालने की कोशिश करूँ तो if I try to find in the terms of K, क्या आएगा जरा बताओ? So K is equals to Q into X by A into T. T1 minus T2. Okay. Now let's define the conductivity. जैसे हमने resistivity, अगर आपको याद हो, मैंने जब आपको resistivity पढ़ा तो मैंने कहा था कि resistivity is an opposition applied from a unit length and a unit area. एक अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में यूनिट ले लूँ, 1 यूनिट ले लूँ, और अगर मैं लेंथ 1 यूनिट ले लूँ, तो एक यूनिट के अपोज करने की ताकत हमारे रेजिस्टिविटी को डिफाइन करती है। याद है आपको कुछ? डू यू रिमेम्बर दिस? Yes. तो वैसे ही if I take the length as 1 meter, area of cross section as 1 meter square, and the time which I am observing is 1 second, and the temperature between the two surfaces is, the difference between the temperature between the two surfaces is 1 degree Celsius. So what I can observe that the K will be equals to Q. Means the thermal conductivity will be equals to the amount of heat radiated in a 1 unit meter per unit area per second for per degree rise in temperature or per degree difference in temperature. So अगर मेरा लेंथ 1 मीटर का हो, एरिया मेरा 1 मीटर स्क्वायर का हो,
मैं 1 सेकंड के लिए ऑब्जर्वेशन कर रही हूँ, आई एम ऑब्जर्विंग द हीट रेडिएशन फॉर 1 सेकंड एंड द टेम्परेचर डिफरेंस इज 1 डिग्री सेल्सियस. सो व्हाट आई कैन ऑब्जर्व दैट कि मेरा थर्मल कंडक्टिविटी का जो वैल्यू है वो एक्चुअली में हीट रेडिएटेड बाय दैट पर्टिकुलर सब्सटेंस है इतने पर्टिकुलर कंडीशन में. होप यू आर क्लियर व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. Yes. Yes. कोएफिशिएंट ऑफ, आप इसको डिफाइन कैसे कर सकते हो? कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी, coefficient of thermal conductivity is defined as quantity of heat flow in 1 second between two phases which are kept at 1 meter away and Temperature difference. the temperature difference between two phases is how much? 1 degree 1 degree Celsius or 1 Celsius. Kelvin. 1 Kelvin. Kelvin. Or 1 And Kelvin. area of cross section of two phases is 1 meter. 1 1 meter 1 square. meter 1 meter the square. square. So thermal conductivity, the coefficient of thermal conductivity is actually your heat flow when these conditions are satisfied. अगर आप ये condition satisfy कर दो तो आपका जो object है वो कितना heat flow करता है, that will be your thermal conductivity of that particular material. और ये एक constant value है. जैसे कि मैंने आपको example लेके resistivity के बारे में बताया था कि resistivity is opposition done by a unit condition. कितना रेजिस्टेंस आपका यूनिट कंडीशन इंपोज करता है, दैट इज द रेजिस्टिविटी. उसको कितने लोग सपोर्ट करते हैं, दैट गिव्स यू द रेजिस्टेंस. अगर बहुत सारे लोग सपोर्ट कर रहे हैं तो वी से दैट रेजिस्टेंस इज हाई, अपोजिशन इज हाई. बट एक सिंगल पर्सन का जो अपोज करने का प्रॉपर्टी है, एक सिंगल यूनिट का जो अपोज करने का प्रॉपर्टी है, दैट गिव्स यू द रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी. मींस इट इज अ रेजिस्टेंस ओनली बट ऑफ अ यूनिट पर्सन. वैसे ही दिस इज द कंडक्टिविटी ओनली, इट इज द अमाउंट ऑफ हीट फ्लो ओनली बट ऑफ अ यूनिट कंडीशन. आपको ये कंडीशन अगर आप ले लो तो आपका थर्मल कंडक्टिविटी इज एक्चुअली इक्वल टू द अमाउंट ऑफ हीट फ्लो इनसाइड दैट बॉडी. कितना हीट फ्लो हो रहा है बॉडी में. और ये यूनिट कंडीशन के बारे में है. मतलब अगर ये जो पार्ट है, ये जो के वाला पार्ट है, ये मटेरियलिस्टिक प्रॉपर्टी है. एक सिंगल यूनिट की क्या प्रॉपर्टी है हीट फ्लो करने की, दैट इज अ मटेरियलिस्टिक प्रॉपर्टी. आप अगर ओवरऑल बॉडी का देखने जाओगे तो दैट इज अ डिफरेंट कंसेप्ट. बट आप एक मटेरियल का लेकर अगर आप उसका प्रॉपर्टी को ऑब्जर्व करोगे कि एक मटेरियल के यूनिट डिस्टेंस की या यूनिट कंडीशन की क्या प्रॉपर्टी है हीट को अपने अंदर अलाउ करने की. अगर वो ज्यादा हीट अलाउ कर रहा है, वो पर्टिकुलर यूनिट कंडीशन लेकर अगर वो ज्यादा हीट अलाउ कर रहा है, मतलब इसकी कंडक्टिविटी हाई है. अगर वही कंडीशन लेकर उसका वो अमाउंट ऑफ हीट जो है वो कम, जो क्यू का अमाउंट है वो कम कर रहा है, मींस इसकी कंडक्टिविटी लो है. सो दिस इज अ मटेरियलिस्टिक प्रॉपर्टी. अब ये प्रॉपर्टी जो होती है ये फिक्स्ड होती है क्योंकि ये एक यूनिट कंडीशन को देखकर बनाई जाती है, देखी जाती है. अगर आपने कॉपर का मटेरियल लिया है, उसका आप कॉपर का मटेरियल आप ले रहे हो, उसका आप यूनिट डिस्टेंस, दो फेजेस को आप यूनिट डिस्टेंस पे रख रहे हो, फिर उनके बीच का टेम्परेचर आप 1 डिग्री सेल्सियस रख रहे हो, जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है उस क्यूब का आप 1 मीटर स्क्वायर ले रहे हो और डिस्टेंस बिटवीन द टू फेसेस ऑफ 1 मीटर ले रहे हो, तो उसमें जो भी हीट फ्लो होगा दैट विल बी इक्वल टू इट्स कंडक्टिविटी. तो आप ये बोल सकते हो क्योंकि इसका ये जो यूनिट वाला पार्ट है ना, ये छोटा सा जो एक सिंगल पार्ट है वो इतना फ्लो शो कर रहा है, तो उस हिसाब से अगर वो ज्यादा फ्लो शो कर रहा है मतलब उसकी कंडक्टिविटी इज गुड. अगर वो उसी यूनिट डिस्टेंस से कम फ्लो कम शो कर रहा है, इसका मतलब ये है कि जब वो सिंगल में ही कम कर रहा है तो ओवरऑल भी वो कम करेगा. सो कंडक्टिविटी इज लो. होप यू आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. समझ में आ रहा है कुछ? समझा आपको कुछ मैं क्या समझा रही हूँ? हाउ योर थर्मल कंडक्टिविटी कैन बी डिफाइंड. गाइस कुछ समझ में आ रहा है? Repeat हाँ या ना तो बोलो. मैडम रिपीट करो. क्या रिपीट करूं?
अच्छे से नहीं समझा मैं। क्या नहीं समझा? आप समझाओ मुझे। मैंने अभी कुछ कंडीशंस लिए। आई टुक वन कंडीशन। क्या कंडीशंस लिए जरा बताओ। Length 1 meter, Area 1 meter square. area 1 meter, the temperature difference is 1 degree Celsius. Time Time is 1 1 second. second. Time is 1 second. 1 second. तो And पहली बात हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? व्हाट ऑब्जेक्ट वी आर टॉकिंग अबाउट? हम किसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं? Thermal conductivity. थर्मल कंडक्टिविटी। और हमने क्या बोला? हमने कहा कि थर्मल कंडक्टिविटी विल बी इक्वल्स टू Q। जो थर्मल कंडक्टिविटी होगी वो अमाउंट ऑफ हीट फ्लो होगी, वो अमाउंट ऑफ हीट फ्लो के बराबर होगी। कब? जब मैं दो फेजेस के बीच में डिस्टेंस 1 मीटर रखूं, एरिया क्यूब का 1 मीटर स्क्वायर लूं, मेरा ऑब्जर्वेशन में 1 सेकेंड के लिए करूं, और जो टाइम डिफरेंस है दो फेजेस के बीच में, जो टेम्परेचर डिफरेंस है दो फेजेस के बीच में, वो मैं 1 डिग्री सेल्सियस लूं। अगर मैं ये कंडीशन फॉलो करती हूँ तो मेरे थर्मल कंडक्टिविटी की वैल्यू किसके बराबर होगी? Q. किसके बराबर होगी? Q. के बराबर होगी। So that is what I am defining. That coefficient of thermal conductivity is defined as quantity of heat flow in 1 second between the phases which are kept at 1 meter away, and the temperature difference between the two phases is 1 degree Celsius, and area of cross section of that phase is 1 meter square. अगर मैं ये यूनिट का कंडीशन ले लूं तो मेरा थर्मल कंडक्टिविटी एक्चुअली में मेरा हीट फ्लो होगा फ्रॉम दैट पर्टिकुलर यूनिट सब्सटेंस। एक यूनिट सब्सटेंस से कितना हीट फ्लो हो रहा है वो मेरा थर्मल कंडक्टिविटी का वैल्यू होगा। दिस इज व्हाट आई सेड। इस चीज को समझने के लिए मैंने रेजिस्टिविटी का एग्जांपल लिया, जरा देखो यहाँ पे। रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी, अगर आपको ये कंडीशन समझ जाएगा ना तो आपको ये समझ में आएगा मैं क्या बोल रही हूँ। व्हाट इज रेजिस्टेंस? व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी? जरा बताओ। रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी में क्या डिफरेंस है? बताओ गाइस, मुंह बंद करके बैठोगे तो कैसे चलेगा? मींस ये तो रेजिस्टिव आपकी में पढ़ाई हुई यूनिट चीज आता है है ना। सब यूनिट लेंथ के लिए रहता है और रेजिस्टेंस होल। यस, आपका जो रेजिस्टेंस होता है ये होल बॉडी के लिए होता है। दिस इज फॉर द होल बॉडी। बट जो रेजिस्टिविटी होता है ये मटेरियलिस्टिक प्रॉपर्टी होती है। इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल। अब जैसे कि आप देख सकते हो कि रेजिस्टेंस जो है वो रेजिस्टिविटी पे डिपेंड करता है, लेंथ पे डिपेंड करता है, एरिया पे डिपेंड करता है। ये जो रेजिस्टिविटी है ये मटेरियलिस्टिक प्रॉपर्टी है। आप रेजिस्टिविटी को डिफाइन कैसे करते हो? आप कहते हो अगर आप लेंथ, किसी वायर का आप लेंथ 1 मीटर ले रहे हो और उसका एरिया 1 मीटर स्क्वायर ले रहे हो, इफ यू आर टेकिंग दिस एज 1 मीटर एंड 1 मीटर स्क्वायर, आपका रेजिस्टेंस रेजिस्टिविटी के बराबर हो जाता है। सो रेजिस्टिविटी इज डिफाइंड एज द रेजिस्टेंस ऑफ अ यूनिट लेंथ एंड अ यूनिट एरिया। अगर आप एक 1 मीटर स्क्वायर यूनिट एरिया का अगर आप क्रॉस सेक्शन लेते हो और लेंथ ऑफ द वायर अगर आप 1 मीटर लेते हो तो उसका जो रेजिस्टेंस होता है वो एक्चुअली उसके रेजिस्टिविटी के वैल्यू के बराबर होता है। कुछ समझ रहा है मैंने क्या कहा? Yes, ma'am. समझा? Yes. Yes, ma'am. So resistivity and resistance both are opposition only. रेजिस्टेंस का मतलब भी होता है अपोज करना और रेजिस्टिविटी का मतलब भी होता है अपोज करने की प्रॉपर्टी। रेजिस्टेंस का मतलब भी अपोज करने की प्रॉपर्टी, रेजिस्टिविटी का मतलब भी अपोज करने की प्रॉपर्टी। तो मैम दोनों में डिफरेंस क्या है? रेजिस्टेंस पूरी बॉडी के बारे में बात करता है, रेजिस्टिविटी उस मटेरियल के बारे में बात करता है। और हम जब उस मटेरियल के बारे में बात करते हैं हम कहते हैं कि हम पूरा बॉडी नहीं देखेंगे, हम सिर्फ उसका यूनिट एरिया और यूनिट लेंथ देखेंगे। उसके यूनिट एरिया और यूनिट लेंथ की जो प्रॉपर्टी है वो जो उसका यूनिट एरिया और यूनिट लेंथ जितना अपोजिशन प्रोवाइड कर रहा है, दैट इज एक्चुअली माय रेसिस्टिविटी ऑफ द बॉडी। इस चीज के लिए मैंने शायद आपको कंगना रनौत का एग्जांपल लिया होगा। सी आई एम नॉट एन सपोर्टर ऑफ एनीवन बट स्टिल आई एम टेकिंग एन एग्जांपल। कंगना का जो अपोज करने का, सिंगल पर्सन का जो उसका अपोज करने का प्रॉपर्टी है, दैट इज योर रेसिस्टिविटी। और उसको जितने लोग पीछे से सपोर्ट कर रहे हैं, दैट टोटल अपोजिशन इज योर रेजिस्टेंस। Resistance. सो उसके सिंगल पर्सन के अपोज करने की जो प्रॉपर्टी है, ये यूनिट की जो अपोज करने की प्रॉपर्टी है, दैट डिफाइंस द रेजिस्टिविटी। अगर मैं आपको एक बात बोलूं कि आपके कॉपर एग्जांपल, आपके पास एक कॉपर वायर है 10 मीटर का, ठीक है? उस कॉपर वायर को मैंने 2 टुकड़ों में तोड़ दिया। अब मैं पूछ रही हूँ कि उस कॉपर वायर की का रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी में से क्या चेंज होगा? तो व्हाट विल बी योर आंसर? व्हाट विल चेंज? Resistance. Resistance.
उसका रेजिस्टिविटी चेंज नहीं होगा, उसका रेजिस्टेंस चेंज होगा, क्योंकि रेजिस्टिविटी जो होती है वो यूनिट एरिया की बारे में होती है। तो कॉपर का जब आपने दो टुकड़ों में जब उसको तोड़ा, व्हेन यू ब्रेक इट इनटू टू पीसेस, मटेरियल तो अभी भी वही है ना, Yes. इट इज स्टिल द सेम मटेरियल। सो यहाँ पर जो उसको सपोर्ट करने वाले, जैसे कि कंगना को जो सपोर्ट करने वाले, समझो उसमें से 10 लोग निकल गए, तो कंगना की खुद के अपोज करने की प्रॉपर्टी खत्म हो गई क्या? No. रेजिस्टिविटी पे कोई इफेक्ट हुआ है, बट उसके रेजिस्टेंस पे कोई इफेक्ट हुआ है? यस Yes. ऐसा कुछ है क्या? एक जो बोल देगा उसी के पीछे सब लोग बोलोगे? कुछ समझ में आ रहा है मैं क्या समझा रही हूँ? Yes, यहाँ ma'am. पे Yes, देखो, ma'am. 100 plus Yes, बैठे हैं, ma'am. उनको कुछ समझ में आ रहा है? सो ये बात समझने की कोशिश करो। फिजिक्स इज ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग। आप नहीं समझोगे ना, मेरा समझा के कोई मीनिंग नहीं है, आपका पढ़ के कोई मीनिंग नहीं है। मैं स्ट्रेट बोलती हूँ ये बात। नहीं समझता सीधा बोल दो, मिस नहीं समझता है। आई विल यूज अनदर टेक्निक और आई विल शिफ्ट माय चैप्टर टू सम अदर टीचर जिसका आपको समझ आए। तो प्लीज जरा आप अपने आप को एक्टिव रखो इन चीजों में, क्योंकि मेरे हिसाब से पढ़ना इज ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग। अगर आपको नहीं समझ रहा है तो मेरा पढ़ाना मीनिंगलेस है। आप मुझे स्ट्रेट बोल दो, मिस नहीं समझ रहा है, मैं कोई और टेक्निक यूज करूंगी या फिर किसी और टीचर को बोलूंगी ये पढ़ा दो, जिससे आपको समझे। तो हमारा मोटो पूरे क्लासेस का ही हमारा ये मोटो है कि आपको समझे, ना कि जस्ट हम आपको पढ़ा के पोर्शन खत्म कर दे। ऐसा करना होता तो हम लोग 6-6 घंटे का लेक्चर नहीं रखते, 3 घंटे में चैप्टर उड़ा देते। ऐसा आपके कॉलेज वाले करेंगे, डोंट वरी, ऐसा होगा, हमने भी कॉलेज एक्सपीरियंस किया है। जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी, तो ही आप ऊपर की चीज कंडक्टिविटी के बारे में आप समझ पाओगे। सो दैट इज व्हाट आई सेड कि रेजिस्टेंस जो है ये पूरी बॉडी की प्रॉपर्टी है, ये अकॉर्डिंग टू लेंथ, अकॉर्डिंग टू एरिया ये चेंज होती है, बट जो रेजिस्टिविटी होती है वो सिंगल पर्सन की प्रॉपर्टी है, सिंगल यूनिट की प्रॉपर्टी होती है। अगर आपने उसको दो टुकड़ों में काट दिया तो भी ये 5 सेंटीमीटर का है, ये 5 मीटर का है और ये 5 मीटर का है, अभी भी स्टिल 5-5 मीटर है। तो इसके एक सिंगल यूनिट का जो प्रॉपर्टी होगा, एक सिंगल यूनिट का जो प्रॉपर्टी होगा अपोज करने का, दैट गिव्स यू द रेजिस्टिविटी। द रेजिस्टिविटी इज द रेजिस्टेंस प्रोवाइडेड बाय द मटेरियल when the length is 1 meter and the area of cross section is 1 meter. किसी मटेरियल की रेजिस्टिविटी उसके यूनिट लेंथ और यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को देखकर ही बताई जाती है। आप जाकर अगर बोलोगे मुझे कॉपर दे दो, तो वो कॉपर पे लिखा होगा, भले आपको वो 100 मीटर का वायर दे, पर वो उसमें उसके ऊपर वो रेजिस्टिविटी ही लिखेगा कि भाई इसके 1 यूनिट लेंथ की और 1 यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की ये रेजिस्टिविटी है। उस हिसाब से आप देख लो कि इतना बड़ा लेंथ है और इतना मोटा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, तो टोटल का कितना रेजिस्टिविटी या कितना रेजिस्टेंस वो प्रोवाइड करने वाला है। इसके यूनिट का इसके यूनिट की इतनी ताकत है अपोज करने की। उस हिसाब से आप मोटा वायर लो, लंबा वायर लो, आप वो अपने कंडीशंस के हिसाब से डिफाइन करते हो, पर उसके यूनिट की ताकत इतनी है। समझ में आ रहा है मैं क्या समझा रही हूँ? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Resistivity is opposition only, but for a unit condition. Resistivity is a resistance only, but for a unit condition. When the length is 1 meter and area of cross section is 1 meter square. समझ में आया? समझा? So वैसे ही conductivity is the heat flow only. आपका जो conductivity, when we say that what is the conductivity of a material, अगर किसी ने बोला कि this is the conductivity of a material, इसका मतलब यह है कि conductivity is the heat flow only, but conditions क्या क्या है? What is the condition? वो यूनिट कंडीशन के बारे में बताता है कि अगर आपने एक मटेरियल लिया, उससे आपने एक क्यूब बनाया, उस क्यूब के दो जो फेसेस है सामने सामने के, उस क्यूब का आपने एरिया, जो फेस का आप ले रहे हो उसका एरिया आपने 1 मीटर स्क्वायर रखा, उनके बीच में अगर आपने डिस्टेंस 1 मीटर रखा, आपने ऑब्जर्वेशन का टाइम 1 सेकेंड रखा और दोनों को 1 डिग्री सेल्सियस से 1 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर डिफरेंस पे रखा, तो इसमें जो भी हीट फ्लो होगा वो एक्चुअली में इसकी रियल कंडक्टिविटी की ये कितना अलाउ कर सकता है हीट को पास होने में, उसके बारे में बताएगा। तो आपको एक यूनिट का पता चल गया, आपको मिस हमको 1 मीटर का नहीं चाहिए, हमको बड़ा चाहिए, तो आपको वो बड़ा भी दे देगा, तो वो पूरे हीट फ्लो के बारे में डिस्कस करेगा। फिर कंडक्टिविटी मतलब वो सिंगल एक यूनिट कितना हीट फ्लो कर रहा है। अगर समझो एक यूनिट, लेट्स से जस्ट टेक एन एग्जांपल, एक यूनिट जो है वो 10 अमाउंट को हीट फ्लो कर रहा है, आपको 50 अमाउंट का चाहिए, तो आप क्या करोगे? इसी टाइप के, अगर आपका एक यूनिट 10 का दे रहा है, आपको 50 का चाहिए, तो आप
एक ही यूनिट के कितने टाइम से इसको बढ़ा दोगे? 5 कितना बढ़ा दोगे? समझ में आ रहा है? तो कंडक्टिविटी गिव्स यू द अमाउंट ऑफ हीट फ्लो ऑफ अ यूनिट कंडीशन, कि एक सिंगल यूनिट कंडीशन में वो कितना अलाउंस दे रहा है। उस हिसाब से आप मोटा, पतला, लंबा वायर यूज कर सकते हो कि आपको कैसे रिक्वायरमेंट है। समझ में आ रहा है मैंने क्या कहा? Yes, ma'am. Yes. तो अगर आपको कोई सिंपली एक क्वेश्चन पूछता है कि व्हाट इज कंडक्टिविटी, तो आप सिंपल एक बोल सकते हो कि यूनिट कंडीशन पे कितना हीट फ्लो हो रहा है, दैट गिव्स मी द थर्मल कंडक्टिविटी। आपको कंडीशन रखना पड़ेगा। जो क्यूब आप ले रहे हो, दोनों के बीच में 1 मीटर का डिस्टेंस है। जिस एरिया के लिए आप देख रहे हो, दैट शुड बी ऑफ 1 मीटर स्क्वायर। The distance between the two faces should be 1 meter. Temperature difference should be 1 degree Celsius, and the time for which you are observing is 1 second. ये कंडीशन के बाद जो भी अमाउंट ऑफ हीट फ्लो होगा वो उसकी कंडक्टिविटी के बारे में बताएगा कि सच में ये इतना अमाउंट अलाउ करेगा अपने अंदर जाने से। आपको अगर ज्यादा अमाउंट चाहिए तो उसी यूनिट को आप सोच समझ के मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में बड़ा और मोटा वायर या बड़ा और मोटा मटेरियल यूज कर सकते हो। समझ में आया? समझा व्हाट आई सेड? यस मैम। तो जब आप वायर्स वगैरह खरीदने जाते हो या जब आप कोई चीज खरीदने जाते हो ऐसे थर्मल कंडक्टिविटी या करंट के हिसाब से, तो वायर का वो आपको रेजिस्टेंस नहीं बताते, वो आपको रेजिस्टिविटी बताता है। क्योंकि आपको मैं कॉपर वायर पकड़ा रहा हूँ, इसकी रेजिस्टिविटी ये है। फिर आप बोलोगे अच्छा मुझे इतने रेजिस्टेंस की जरूरत है, एक यूनिट की रेजिस्टिविटी इतनी है, तो मैं इतना लंबा या इतना मोटा लूंगा तो मेरा रेजिस्टेंस इतना हो जाएगा। यही तो फॉर्मूला है रेजिस्टेंस का। दिस इज ओनली द फॉर्मूला ऑफ रेजिस्टेंस, करेक्ट? वेट, फॉर्मूला ऑफ रेजिस्टेंस देखो क्या है। अगर आपको वेट फॉर व्हाइल, अगर आपको रेजिस्टिविटी पता चल जाए, एक यूनिट की रेजिस्टिविटी पता चल जाए, आप लेंथ और एरिया के हिसाब से आपको जो भी रेजिस्टेंस चाहिए, आपको टोटल आपको कितना चाहिए वो आपको वो दे देगा। समझ में आया व्हाट आई सेड? समझा? Yes, ma'am. यस मैम। So let's move to the previous part only. कि conductivity is actually the amount of heat flow only, but for a given condition. Then the area is 1 meter square. The time which I'm observing is 1 second. The distance between the two phases is 1 meter, and the temperature between the two phases for which I'm observing the heat radiation is 1 degree Celsius. Hope you are understanding what I'm trying to say. यस Yes, ma'am. ओके, सो अगर आप एक कोई थर्मल कंडक्टिविटी, अगर आप कोई एक मटेरियल खरीदने जा रहे हो, समझो आपको कोई यूटेंसिल खरीदना है, तो आपको वो जब आपको वो यूटेंसिल पकड़ाएगा, समझो आपको कोई क्यूब स्ट्रक्चर, क्यूब इज इजी इसलिए क्यूब स्ट्रक्चर बोल रही हूँ, बाकी किसी स्ट्रक्चर का आप मोस्टली नहीं कैलकुलेट कर पाओगे। फिलहाल आप बेसिक्स पे चल रहे हो तो क्यूब कंडीशन ले रही हूँ। समझो आपको क्यूब का कोई एक यूटेंसिल खरीदना है, वहां पर आप जाओगे, वो आपको बोलेगा कि मैम इसकी थर्मल या सर इसकी थर्मल कंडक्टिविटी इतनी है, तो आपको समझ में आएगा अच्छा ठीक है इस मटेरियल की थर्मल कंडक्टिविटी इतनी है, इसका मतलब ये मटेरियल इतना बड़ा है, इसका एरिया इतना बड़ा है, और या 1 सेकंड के लिए मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ और इसका एरिया इतना बड़ा है, टेम्परेचर डिफरेंस इतना हो रहा है, तो मुझे कितना हीट रेडिएशन दे देगा ये। होप यू आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। तो वो Yes, यूनिट कंडीशन ही आपको बताएगा। टोटल कंडीशन आपके मटेरियल के साइज और एरिया के हिसाब से वेरी होता है, टेम्परेचर डिफरेंस के हिसाब से वेरी होता है, बट जो मटेरियलिस्टिक प्रॉपर्टी है कि भाई इतना तो ये करेगा, अगर आपने एक यूनिट का आपको पता चल गया कि एक यूनिट में ये इतना फ्लो करने वाला है, उसी के मल्टीपल में वो आगे जैसे जैसे आप एरिया या जैसे जैसे आप डिस्टेंस बढ़ाओगे, उसी मटेरियल उसी यूनिट के हिसाब से वो वेरी होगा। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रही हूँ? यस मैम। yes, yes. So this is all about thermal conductivity by which you can compare it to resistivity. तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ पे thermal conductivity is amount of heat flow only, but the condition should be satisfied. Okay, and resistance is equals to resistivity when the length is 1 meter and the area is 1 meter square. Hope you understanding मैं क्या बोल रही हूँ। चीजें Yes. समझना जरूरी है। लर्न तो आप रट्टा तो ऐसे भी कर लोगे कि किसी ने बोल दिया डिफाइन थर्मल कंडक्टिविटी, आप सीधे सीधे बैठे बैठे बोल दोगे इट इज डिफाइंड एज अमाउंट ऑफ हीट फ्लो व्हेन एरिया इज दिस मच, लेंथ इज दिस मच एंड सो ऑन। बट आपको समझना जरूरी है इस चीज का मतलब कि एक सिंगल पर्सन को का अलाउ, अगर मैं पर्सन के टर्म्स में बात करूं तो कोई पर्सन कितना अपने अंदर हीट, एक सिंगल पर्सन कितना अपने अंदर हीट अलाउ कर सकता है पास करने के लिए, एक सिंगल यूनिट कितना अपने अंदर हीट अलाउ कर सकती है पास होने के लिए, दैट गिव्स यू द कंडक्टिविटी ऑफ अ मटेरियल। अगर वो बहुत ज्यादा हीट अलाउ कर रहा है अपने अंदर पास करने के लिए एक यूनिट में, तो इसका मतलब उसका कंडक्टिविटी इज गुड, उसका हीट फ्लो ज्यादा हो रहा है। समझ में आ रहा है? समझा व्हाट आई सेड? Yes. Yes. सो थोड़ा आगे बढ़ते हैं। Q is equals to
अभी हमने देखा k into a t1 minus t2 multiplied by t divided by x, X. ये हमने ऑब्जर्व किया. नाउ q by t इज इक्वल्स टू, मैंने ये t नीचे भेज दिया, ka t1 minus t2 by x. प्लीज जरा बहुत ध्यान से सुनो मैं क्या समझा रही हूँ. लेट्स कंपेयर इट टू ओम्स लॉ. v is equals to IR. दोनों सेम है ऐसा नहीं है, कीप इट इन माइंड. v क्या था हमारा? व्हाट इज v? Volt. What is Potential difference? Potential difference. Potential difference. I क्या था? Current. करंट, इलेक्ट्रिक को करंट. डिफाइन कैसे किया जाता है? I को डिफाइन कैसे किया जाता है? फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम. Charge flowing Yes. per second. फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम. R Yes. is the resistance. अब जरा इसको और Distance. इसको दोनों अलग अलग चीजें हैं, बट मैं सिर्फ तुमको कंपेयर करके समझाने की कोशिश कर रही हूँ. दिस इज फ्लो ऑफ हीट पर यूनिट टाइम. दिस इज फ्लो ऑफ हीट पर यूनिट टाइम. करेक्ट है? है या ना? यस यस. Yes. और हमको पता है जब पोटेंशियल डिफरेंस होता है तभी करंट फ्लो होता है. हाँ ना? Yes. है कि नहीं? वैसे ही जब टेम्परेचर डिफरेंस होता है तो ही फ्लो ऑफ हीट पर यूनिट टाइम होता है. Yes. है कि नहीं? Yes. मतलब this part is somewhere similar to this part and this part is somewhere similar to this part. मतलब दोनों का बिहेवियर एक जैसा है, दोनों एक है ऐसा नहीं बोल रही हूँ मैं. जैसे यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस काम करता है वैसे यहाँ पर टेम्परेचर डिफरेंस काम कर रहा है. जैसे यहाँ पर फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम होता है, टेम्परेचर डिफरेंस होने की वजह से यहाँ पर फ्लो ऑफ हीट पर यूनिट टाइम होगा. समझ में आ रहा है? यस मैम. समझा? Yes, ma'am. जरा आगे बढ़ते हैं. दिस इज q by t, t1 minus t2. मैं एक काम करती हूँ, इसको जरा, अच्छा q by t को कुछ और नाम भी दिया जा सकता है. क्या दे सकते हैं? q by t is also known as flow of heat per unit time. What it is? Flow of heat energy, energy per unit time. क्या होता है? Heat is an energy, no? Flow of energy per unit time क्या होता है? What is power? What is power? Power miss. What Burden is upon time. work upon time is मतलब energy upon time. यस यस मैम. It's actually your power of the conductor. So power is equals to k into a t1 minus t2 by x. ठीक है? अब जरा इसको मैं यहाँ भेजती हूँ. पावर ऑफ द कंडक्टर डिवाइडेड बाय t1 minus t2 is equals to k into a by x. ठीक है? अब v by i क्या होता है हमारा? R. आर. v by i is r. Okay, so let's compare it. v by i is r, तो p कंडक्टर by t1 minus t2 समवेयर ये किस चीज को रिप्रेजेंट करने वाला है? व्हाट इट इज गोइंग टू रिप्रेजेंट? आपको क्या लगता है किसको रिप्रेजेंट करेगा? अगर यहाँ पर v by i, that is v by q by t is giving you r, बट यहाँ पे q by t यहाँ पर उल्टा है. अगर आप यहाँ पर देखो तो यहाँ पर Yes, ऐसा कुछ उल्टा हुआ है. है. 1 by R मिलेगा. और 1 by r क्या होता है हमारा? I by V. व्हाट इज 1 by r? Conductance. 1 by r is conductance. Conductance. Part is giving you a conductance. This is your conductance. So अगर मैं इसी को उल्टा लिख दूं, T1 minus T2 by P conductor is equals to X by KA. तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? ये रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट करेगा. Resistance. Means T1 by T1 minus T2 by P conductor, this X by KA, R is equals to X by KA, where K is thermal conductivity. रेजिस्टिविटी का अपोज जो होता है वो कंडक्टिविटी होता है, याद है? रेजिस्टिविटी का Yes. इनवर्स इज कंडक्टिविटी.
तो 1/k अगर मैं इसको रेशियो उल्टा करके लूँ तो दैट विल बी रेजिस्टिविटी. सो R विल बी इक्वल्स टू रेजिस्टिविटी x/a. ये आपका रेजिस्टेंस फॉर्मूला बन गया. दिस इज कॉल्ड एज, दिस पार्ट इज कॉल्ड एज थर्मल रेजिस्टेंस. इसको हम थर्मल रेजिस्टेंस बोलते हैं. थर्मल रेजिस्टेंस का मतलब है कितना ये अपोज कर रहा है हीट को अपने अंदर से फ्लो करने के लिए. सो दिस इज हाउ यू कैन कंपेयर द ओम्स लॉ. वापस से जरा आपके सामने ओपन कर रही हूँ. सी, यहाँ पर एनालॉजी यूज की है ओम्स लॉ और आपके हीट रेडिएशन के फ्लो को कंपेयर करने के लिए. तो इसे जरा ध्यान से देखो. Q is equals to K T1 minus T2 by X into T. ये हमने पीछे देखा. K is the conductivity. Q by T is equals to K T1 minus T2 by X. मैंने कहा let's compare it to the Ohm's law. हम लोग इसको Ohm's law को compare करते हैं. Ohm's law is V is equals to IR. V exist करता है, potential difference exist करता है, तभी current flow होता है. Current flow is Q by T. This Q is charge, this T is time. अब मैंने कहा कि जब potential difference होता है तब Q by T exist होता है. चार्ज पर यूनिट टाइम एग्जिस्ट होता है. फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम एग्जिस्ट होता है. वैसे ही जब टेम्परेचर, ये चीज हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ी, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. जब टेम्परेचर डिफरेंस होता है तब देयर इज एन फ्लो ऑफ हीट पर यूनिट टाइम. व्हेनेवर देयर इज अ टेम्परेचर डिफरेंस देयर इज फ्लो ऑफ हीट पर यूनिट टाइम. सो समवेयर ओके, वी विल स्टॉप आफ्टर सम टाइम, विल कंटिन्यू टुमारो. हुआ नहीं है ये कंप्लीट. So Q by T is equals to K T1 minus T2 by X. So जब temperature difference exist होगा तो there will be flow of heat per unit time. समझ में आ रहा है कुछ? को समझ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ? So somewhere Yes. जैसे ये वाला लॉ काम करता है उसी के सिमिलरिटी में ये वाला लॉ भी काम कर रहा है. They are similar, they are working similarly. दोनों सेम है ऐसा नहीं है, बट जो चीज यहाँ पर होती है वही चीज यहाँ पर भी हो रही है, बस अलग अलग लोग काम कर रहे हैं. यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस होने की वजह से करंट बन रहा है, यहाँ पे टेम्परेचर डिफरेंस होने की वजह से हीट फ्लो हो रहा है, हीट फ्लो पर यूनिट टाइम हो रहा है. समझ में आया? समझा? Yes. आया ना? सो अगर मैं इसको थोड़ा सा रीअरेंज करके लिखूं, इफ आई रीअरेंज इट आई विल गेट द पार्ट. ओके, विल कंटिन्यू फॉर द नेक्स्ट टाइम. हम इसके बारे में कल वापस डिस्कस करते हैं. विल स्टॉप हियर.